नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित तिवारी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय नगरदा, जिला जांजगीर चांपा, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में आज का मेरा व्याख्यान बीकॉम अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। वित्तीय प्रबंधन की 5वीं इकाई में जो विषय है कार्यशील पूंजी प्रबंधन। आज के जो व्याख्यान है इसकी रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। आज के व्याख्यान में हम इंट्रोडक्शन, कार्यशील पूंजी का आश्रय, अवधारणा एवं कार्यशील पूंजी का प्रबंधन से आश्रय समझेंगे। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्यों है, इस पर अपन प्रकाश डालेंगे। कार्यशील पूंजी का क्या महत्व है व्यवसाय में, इस पर अपन चर्चा करेंगे। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, इन पर विचार करेंगे। किसी भी व्यापार के संचालन हेतु 2 प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। प्रथम स्थायी पूंजी, द्वितीय कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी की आवश्यकता स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए होती है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता किसी व्यापार के दैनिक संचालन के व्ययों के भुगतान करने हेतु एवं चालू संपत्तियों के अर्थ प्रबंधन हेतु होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्यशील पूंजी वह पूंजी है जो व्यापार संचालन के दैनिक व्ययों के भुगतान हेतु एवं चालू संपत्तियों के अर्थ प्रबंधन हेतु प्रयुक्त होती है या आवश्यक होती है। कार्यशील पूंजी की निगरानी हेतु, कार्यशील पूंजी की तरलता को बनाए रखने हेतु बनाई गई रणनीति को ही कार्यशील पूंजी प्रबंधन कहा जाता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। कार्यशील पूंजी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट 2 है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, परंपरागत अवधारणा। परंपरागत अवधारणा में कार्यशील पूंजी को 2 भागों में बांटा गया है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सकल कार्यशील पूंजी। नंबर 2 शुद्ध कार्यशील पूंजी, नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसे कहा जाता है? सकल कार्यशील पूंजी चालू संपत्तियों के योग को ही सकल कार्यशील पूंजी कहा जाता है। चालू संपत्तियों में हम किन्हें शामिल करते हैं? चालू संपत्तियों में स्टॉक, देनदार, प्राप्य बिल, रोकड़, बैंक में रोकड़, पूर्वदत्त व्यय इत्यादि को शामिल किया जाता है और इन सभी के योग को ही सकल कार्यशील पूंजी कहते हैं। यह कार्यशील पूंजी की व्यापक परिभाषा है। संकीर्ण परिभाषा यदि देखी जाए या वो परिभाषा जो मोस्टली यूज होती है वो है नेट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट, शुद्ध कार्यशील पूंजी कॉन्सेप्ट। शुद्ध कार्यशील पूंजी किसे कहा जाएगा? चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर जो आधिक्य है वह शुद्ध कार्यशील पूंजी कहलाती है। अर्थात चालू संपत्तियों के योग में से जब हम चालू दायित्वों के योग को घटा देते हैं तो जो बैलेंस हमारे पास बचता है वह शुद्ध कार्यशील पूंजी है, नेट वर्किंग कैपिटल है। आधुनिक अवधारणा जिसे हम परिचालन चक्र अवधारणा भी कहते हैं। कार्यशील पूंजी की परिचालन चक्र अवधारणा के अनुसार किसी भी उपक्रम में परिचालन चक्र अवधि में जितने भी नगद धन की आवश्यकता होती है उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अब बात आती है कि परिचालन चक्र अवधि क्या है? बिक्री और बिक्री को रोकड़ के रूप में नकदीकृत होने में जो समय विलंबना होती है या जो समय लगता है उसी को ही परिचालन चक्र अवधि का। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे पर्याप्त कार्यशील पूंजी के लाभ, सिग्निफिकेंस ऑफ सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल। जिस प्रकार मानव को जीवित रहने हेतु भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार किसी भी व्यापार के सफल संचालन हेतु पर्याप्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी
का अर्थ यह है ना तो आवश्यकता से अधिक पूंजी, ना ही आवश्यकता से कम पूंजी। जितनी पूंजी व्यापार के लिए आवश्यक है उतनी पूंजी यदि है तो उसे हम बोलेंगे पर्याप्त कार्यशील पूंजी। किसी भी संस्था के पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर उस संस्था को क्या लाभ प्राप्त होंगे, उन लाभों को संक्षिप्त में डिस्क्राइब करते हैं। सर्वप्रथम कार्य कुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन इफिशियंसी। पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर संस्था के कर्मचारी, संचालक और प्रबंधक का मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा और यह मनोबल उन्हें कार्य करने हेतु प्रेरित करेगा और यही प्रेरणा संस्था की कार्यकुशलता को बढ़ा देती है। नंबर दूसरा, शोधन क्षमता या साख में वृद्धि, इंक्रीज इन बोरोइंग पावर एंड क्रेडिट। पर्याप्त कार्यशील पूंजी ही शोधन क्षमता मानी जाती है और पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर संस्था की शोधन क्षमता यानी कि ऋण भुगतान करने की जो क्षमता है वह बड़ी सुदृढ़ होगी और शोधन क्षमता संस्था की साख को बढ़ा देती है। अनुकूल बाजार अवसरों का लाभ, पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर संस्था या उपक्रम को जब अनुकूल परिस्थितियां या कोई भी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी, कोई भी परिस्थितियां से अनुकूल अवसर मिलेंगे तो उन अवसरों का लाभ शीघ्र ले सकेगी। अर्थात कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता बाजार अवसरों के लाभ में बढ़ा देती है। पर्याप्त लाभों का वितरण, पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर कोई भी उपक्रम या संस्था लाभ होने पर अपने अंशधारी को पर्याप्त लाभांश का वितरण कर सकेगी। लाभांश का वितरण होने पर अंशधारी संतुष्ट होंगे और संस्था की साख में वृद्धि होगी। नकद छूट का लाभ, किसी भी संस्था के पास यदि पर्याप्त कार्यशील पूंजी है तो वह अपने विक्रेताओं को, माल के सप्लायर को नगद भुगतान कर नगद डिस्काउंट, नगद छूट का लाभ प्राप्त कर सकेगी। आकस्मिकताओं और विपरीत परिस्थितियों का सामना, पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर संस्था छोटे मोटे वित्तीय संकटों का सामना बड़ी आसानी से करने में सक्षम होगी। बैंकों से ऋण प्राप्ति की सुविधा, पर्याप्त कार्यशील पूंजी सुदृढ़ शोधन क्षमता का प्रतीक मानी जाती है और सुदृढ़ शोधन क्षमता वाली संस्थाओं को ऋण देने हेतु बैंक बड़ी सुविधा अनुसार ऋण प्रदान कर सकते हैं। अन्य लाभ, व्यापार के दैनिक संचालन में होने वाले व्ययों के भुगतान में सुविधा होगी, विनियोगों पर प्रत्याय में वृद्धि होगी और स्थायी पूंजी की उत्पादकता पर्याप्त कार्यशील पूंजी से बढ़ जाती है। व्याख्यान का अगला बिंदु है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक, वो फैक्टर जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। वित्तीय प्रबंधक की जो मुख्य समस्या है वह है व्यवसाय में पर्याप्त कार्यशील पूंजी को बनाए रखना। कितनी पूंजी को पर्याप्त पूंजी कहा जाएगा, इसके कोई निश्चित मापदंड नहीं है। किसी भी व्यापार के लिए हम कह सकते हैं पर्याप्त कार्यशील पूंजी वह होगी जो उसके सामान्य व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। पर्याप्त पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों में प्रमुखता निम्न घटक है। सर्वप्रथम कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाला घटक है नेचर ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय का स्वभाव। व्यवसाय का स्वभाव कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाला प्रथम घटक है। यदि संस्था या उपक्रम ऐसे उत्पाद का उत्पादन करती है जिसकी बाजार में अधिक मांग है
अर्थात कम समय में सेल आउट हो जाएगा, बिक जाएगा, ऐसे व्यवसायों के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी के विपरीत यदि व्यापार द्वारा उत्पादित माल की बाजार में मांग कम है, अर्थात काफी समय तक माल स्टॉक में रहेगा, ऐसे व्यापार के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा बिंदु है कच्चे माल का मूल्य। यदि उत्पाद के कच्चे माल हमें बाजार में सस्ते में कम मूल्य में उपलब्ध होते हैं तो हमें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। यदि कच्चा माल महंगा है तो हमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। व्यापार का आकार, साइज ऑफ द बिजनेस। सामान्यतः छोटे व्यापार के लिए कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि बड़े व्यापारों के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। फोर्थ है क्रय विक्रय की शर्तें। व्यापार में क्रय विक्रय की शर्तें यदि व्यवसाय के अनुकूल हैं तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हमें होगी। इसी के विपरीत यदि व्यापार में क्रय विक्रय की शर्तें व्यापार के प्रतिकूल हैं तो हमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। उत्पादन की प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। संस्था द्वारा जो उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा है, यदि उसमें लगने वाला समय, उत्पादन प्रक्रिया का समय यदि अधिक है तो हमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। यदि उत्पाद शीघ्र ही निर्मित हो जाता है तो हमें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। नकद रोकड़ की आवश्यकता। यदि किसी व्यापार में नकद रोकड़ की आवश्यकता अधिक है, इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यापार के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होगी। इसके विपरीत यदि नकद की आवश्यकता हमें कम पड़ती है तो हम कम कार्यशील पूंजी से भी व्यापार संचालित कर सकते हैं। बैंकिंग संबंध। संस्था के बैंकिंग संबंध कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाला अगला घटक है। यदि संस्था से के बैंकों से अच्छे संबंध है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ऋण प्राप्त हो जाएगा, तो हमें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। इसी की विपरीत हमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। विकास की दर। विकास की दर कार्यशील पूंजी को इस प्रकार प्रभावित करती है, यदि विकास दर व्यापार की अधिक है तो हमें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत हमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ने वाली है। लाभांश नीति। उपक्रम द्वारा अपनाई जाने वाली लाभांश नीति भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करती है। यदि सरल लाभांश नीति को अपनाया जा रहा है, अर्थात लाभ का अधिकांश भाग नकद के रूप में अंशधारियों को वितरित किया जाता है, तब हमें अत्यधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। यदि कठोर लाभांश नीति का प्रयोग करते हैं, कठोर अर्थात लाभ का वितरण न करते हुए लाभ के वितरण करते समय लाभ का अधिकांश भाग को संचय और आदित्य में हस्तांतरित कर दिया जाता है, तब हमें नकद की आवश्यकता कम होगी, अर्थात हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम पड़ने वाली है। व्यावसायिक उच्चावचन। व्यावसायिक उच्चावचन भी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करते हैं। मंदी काल में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि तेजी काल में हमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है।